नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे उत्तर जीविता, वृद्धि तथा विकास। बच्चों, इस लेसन के अंदर कल हमने उत्तर जीविता के बारे में पढ़ा था, वृद्धि के बारे में पढ़ा, विकास के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से वृद्धि और विकास में क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ा, और हमने विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में भी अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने शारीरिक विकास है और क्रियात्मक विकास है, संवेदनात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है ना, भाषा का विकास है, भावनात्मक विकास है, और इन सभी विकासों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बच्चों विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों कल हमने जो है वृद्धि और स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन किया था। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से स्वास्थ्य और वृद्धि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसकी वृद्धि और विकास भी अच्छा होगा। स्वास्थ्य का मतलब है कि जब बच्चे को एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण मिलेगा, स्वच्छ वातावरण मिलेगा, स्वच्छ जल मिलेगा और सभी पोषक तत्वों से युक्त जब आहार मिलेगा तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, वह निरोगी रहेगा, और यदि वह स्वस्थ रहेगा तो उसके शरीर की वृद्धि और विकास भी अच्छे से होगा। तो हमने देखा कि वृद्धि और स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर थे। अब देखो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बच्चों का बाल विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में। तो कल हमने अध्ययन किया ही था कि बच्चों के विकास के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से थे। शारीरिक विकास बच्चों का किस प्रकार से होता है, फिर जो है क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है, जिसके अंदर हमने स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने जो है भावनात्मक विकास है, बच्चों में किस प्रकार से जो है वो भावनाएं प्रकट होती है, भावनाओं का विकास होता है। फिर भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। इन सभी विकासों के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। इन सभी विकासों के क्षेत्रों के अंदर बच्चा जो है विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को हासिल करता है, और विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों के आधार पर ही हमने जो है इनको विभिन्न अवस्थाओं के अंदर भी वर्गीकृत किया है। तो बच्चों, आज हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो एक बच्चा जब हम देखते हैं कि शिशुअवस्था से लेकर शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर जो है पूर्व किशोरावस्था, फिर उत्तर किशोरावस्था, है ना, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था की ओर जो है वो अग्रसर होता है। और जब विभिन्न अवस्थाओं से होकर जब बच्चा गुजरता है तो इन अवस्थाओं के अंदर वह विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को अर्जित करता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता हुआ विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को अर्जित करके विभिन्न प्रकार के कौशलों को अर्जित करता है ना। और इन कौशलों के आधार पर, इनके कार्यों के आधार पर ही जो है हम कह सकते हैं कि विकास प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक अवस्थाओं के अंदर इसका अलग अलग जो है वो विकास होता है। बच्चे के विकास अलग अलग प्रकार से होते हैं, अलग अलग उपलब्धियां वो जो है हासिल करता है। तो इस प्रकार मानव जीवन की जो अवधि है, इस मानव जीवन की अवधि को हम 5 अवस्थाओं के अंदर विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शिशुअवस्था। जब बच्चा जन्मता है तो वो अवस्था क्या कहलाती है? शिशुअवस्था कहलाती है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु शिशुअवस्था कहलाती है। फिर उसके बाद आरंभिक बाल्यावस्था होती है ना, 2 से 6 वर्ष तक, और इसके अंदर जो है पूर्व बाल्यावस्था वाला वर्ष भी होता है। 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो विद्यालय जाना शुरू हो जाता है। तो 2 से 6 वर्ष की जो आयु है इसके अंदर आरंभिक बाल्यावस्था प्लस पूर्व विद्यालय अवस्था जो है वो दोनों रहती है। फिर इसके बाद मध्य बाल्यावस्था जो होती है, ये 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की जो आयु होती है बच्चे की, इसको हम मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। और फिर 11 वर्ष से लड़कियों में 10 वर्ष से और लड़कों में 11 वर्ष की अवस्था से जो है शुरू हो जाती है किशोरावस्था। और किशोरावस्था जो होती है 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु जो होती है किशोरावस्था की आयु कहलाती है। और फिर उसके बाद 18 वर्ष से लेकर के और 40 वर्ष तक की आयु जो होती है, ये वयस्कावस्था की आयु जो है वो कहलाती है। वैसे तो 21 वर्ष तक की आयु जो होती है किशोरावस्था के अंतर्गत आती है ना। 11 वर्ष से लेकर और 21 वर्ष तक की आयु किशोरावस्था के दौरान आती है, और फिर 22 वर्ष से लेकर के और 40 वर्ष तक की आयु जो होती है आपकी वयस्कावस्था तक रहती है ना। तो इस प्रकार से हम मानव जीवन की अवधि को 5 अवस्थाओं के अंदर बांट सकते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब इन अवस्थाओं के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि
प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक अवस्था के अंदर बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है। शारीरिक विकास है, भाषा का विकास है ना, और किस प्रकार से होता है बच्चे का, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम नवजात शिशु की बात करते हैं। देखिए बच्चों, नवजात शिशु, नवजात जो होता है, नवजात मतलब जो अभी जन्मा है, हाल ही जन्म लेने वाले जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं नवजात शिशु। ठीक है, तो नवजात शिशु जो होता है ये जन्म लेने से लेकर प्रथम माह तक की जो आयु होती है ये नवजात शिशु कहलाता है। और हम कह सकते हैं कि नवजात शिशु जो है ये पूर्णतया वयस्कों पर निर्भर होते हैं, यानी कि ये पूर्णतया जो है अपनी माँ पर ही डिपेंड रहते हैं या दूसरों पर ही निर्भर होते हैं, तथा इनमें ऐसी अनेक क्षमताएं होती है जो कि उन्हें अपने आसपास के परिवेश के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करने में सहायता करती है, और उससे कई अधिक वो सचेत भी रहते हैं, और जितना कि हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं, है ना। अब देखिए बच्चों, प्रतिवर्ती क्रियाएं, नवजात शिशु की यदि हम बात करें तो नवजात शिशु जो होते हैं इनके अंदर भी जन्म के समय में कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है वो होती है। और जैसे कि जन्म के समय में प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे रोना है ना, हाथ, और इस प्रकार की कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं देखने को मिलती है। लेकिन यदि हम देखें तो इसके अंदर क्रियात्मक क्षमताओं का विकास जो है वो ज़्यादा हमें नहीं दिखाई देता। कल हमने क्रियात्मक विकास के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के बारे में पढ़ा था। स्थूल क्रियात्मक विकास, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का मतलब कि बच्चा जो है अपनी पेशियों के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा जो है विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। लेकिन शेषवावस्था के अंदर जब नवजात शिशु होता है बच्चा, तो उस समय जो है वो अपनी मांसपेशियों के ऊपर मांसपेशियों की गतिविधियों के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकता, और न ही जो है उसके मस्तिष्क भी जो होता है उनका बिल्कुल शांत रहता है। किसी प्रकार की कोई प्रतिवर्ती क्रियाएं उसके अंदर जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती, सिर्फ रोने के अलावा, है ना। सिर्फ जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है ना, या कोई भी तकलीफ होती है तो वो रो करके हमें शो करता है। एक ही प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। बाकी अन्य प्रकार की जो है क्रियात्मक बच्चा जो होता है, नवजात शिशु जो होता है, वो बिना किसी एक्टिविटी के चुपचाप शांत जो है वो सोता रहता है, और वो उस समय न तो करवट बदल पाता है, न ही हाथ पाँव हिला पाता है ज़्यादा, है ना। जब जन्म लेता है उसी समय वो तेज़ी से रोता भी है और अपनी आंखें भी खोलता है ना। लेकिन बच्चों, यदि हम देखें तो जो नवजात शिशु होते हैं, यदि उनकी आँख को स्पर्श किया जाए तो वो जल्दी से अपनी आँखों का संरक्षण करने के लिए अपनी पलकों को झपका लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। तो नवजात शिशु जो होता है उसके अंदर प्रतिवर्ती क्रियाएं विशेष तो नहीं होती, लेकिन कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं देखने को मिलती है। एक तो रोना, दूसरा यदि उनकी आँखों को स्पर्श किया जाए तो वो अपनी पलक को झपका लेते हैं, तो ये भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। नवजात शिशु में अन्य प्रतिवर्ती भी होते हैं, जैसे कि चूषण की प्रक्रिया, है ना। चूषण की प्रक्रिया के द्वारा ही वो जो है दुग्धपान करते हैं अपनी माता के स्तनों से। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। और इसके साथ साथ निष्कासन करना है ना, रिफ्लैक्स करना है, मूत्र त्याग करना है, मल त्याग करना है ना। ये भी क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के दौरान ही वो जो है मूत्र त्याग करना है, मल त्याग करना है, इसमें इनको सहायता भी मिलती है ना। तो हम कह सकते हैं कि नवजात शिशु जो होते हैं इनके अंदर भी कुछ प्रकार की, ज़्यादा तो क्रियात्मक विकास हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है वो नवजात शिशु के अंदर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल लिया हमने आँखों का ले सकते हैं, और साथ साथ हम जो है रोने का ले सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म लेता है तब वो रोता है। इसके साथ साथ चूषण प्रक्रिया के द्वारा वो स्तनों से दुग्धपान करता है, तो ये भी एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। मल और मूत्र का त्याग भी वो प्रतिवर्ती क्रियाओं के दौरान ही करता है। अब देखिए बच्चों, संवेदनात्मक क्षमताएं, जो नवजात शिशु होते हैं इनके अंदर संवेदनात्मक क्षमताएं भी देखने को मिलती है। जैसे जन्म के समय सबसे अधिक विकसित जो है संवेदांग इनकी दृष्टि होती है ना। सिर्फ यानी हम कह सकते हैं हमारे संवेदांग कौन कौन से हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है हमारी आँखें हैं, त्वचा है, जीभ है ना, यही है, और सुनना कान है, ये हमारे क्या है, संवेदांग हैं। तो ये जो इन्हीं से हम जो है संवेदनाओं को प्राप्त करते हैं।
तो जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु जो होता है, उसके अंदर सबसे विकसित जो संवेदांग होता है वो होता है दृष्टि, ठीक है, उनकी आँखें। तो नवजात शिशु जो होता है वो प्रकाश और अंधेरे के बीच में भेद कर सकता है। जैसे ही अंधेरा होता है तो वो रोने लगता है ना। लाइट के अंदर वो सक्रियतापूर्वक प्रकाश को देखता रहता है ना, एकटक देखता रहता है, और वह किसी भी गतिशील वस्तु का पीछा अपनी आँखों से ही कर सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि इनमें संवेदनात्मक जो है क्षमताएं जो होती है वो दिखाई देती है। और उनका सर्वोत्तम जो है संकेंद्रण तभी होता है जबकि कोई भी वस्तु या व्यक्ति उनके चेहरे से लगभग 8 इंच की दूरी पर होती है। यदि कोई वस्तु उनसे 8 इंच की दूरी पर है तो हम कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर दृष्टि जो है वो टिकाए रखता है, और इससे अधिक दूरी की वस्तुओं को वो जो है ठीक ढंग से नहीं देख पाता, है ना, या पहचान नहीं पाता। तथा शिशु मानव के चेहरे पर संकेंद्रण करने के लिए पहले से ही तैयार रहता है। छोटा बच्चा शिशु जो होता है, जैसे ही हम स्माइल करते हैं तो पहली बार में तो वो हमें नहीं पहचानता, लेकिन लगातार जब हम बच्चे को खिलाते हैं, प्यार करते हैं, तो स्माइल करते हैं उसके सामने, है ना, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो अपनी नज़र टिकाता है हमारे ऊपर और हमें देखने का प्रयास करता है। अब देखो बच्चों, नवजात शिशु जो होता है वो ध्वनि के प्रति भी अनुक्रिया करता है, यानी कि किसी भी अन्य ध्वनि की अपेक्षा वे मानव ध्वनि के प्रति सबसे अधिक अनुक्रियाशील होते हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि मम्मी की आवाज़ सुनता है, फट से पहचान जाता है, खुश होता है ना। तो ध्वनि को भी वो पहचान सकता है नवजात शिशु, है ना। ध्वनि के प्रति भी आकर्षित होता है, उसको पहचानने की कोशिश करता है और पहचानता भी है, उसके प्रति वो प्रतिक्रिया भी करता है ना, खुश भी होता है। और इसके साथ साथ उसके जो मूल स्वाद है, जैसे मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, इनके बीच में वो अंतर भी कर सकता है। स्पर्श के प्रति भी वो अनुक्रियाशील होता है, और सुगंध और दुर्गंध के बीच में भी अपना चेहरा दुर्गंध से परे हटाकर अनुक्रिया दर्शाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसमें भी जो है संवेदनात्मक क्षमताएं जो है वो पाई जाती है ना। वो खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा सभी के बीच में अंतर भी कर सकता है, स्पर्श के प्रति भी अनुक्रिया करता है, ध्वनि को भी पहचानता है ना। और नवजात शिशु जो होता है वो दिन के अंदर 16 से 18 घंटे सोता है। कितना सोता है? 16 से 18 घंटे। और जब वह जगा हुआ होता है, सचेत होता है, तो वह अपने आसपास देखता है, और जब देखभाल करने वाले उसके साथ बातचीत करते हैं तो उसे पसंद भी करता है ना। 16 से 18 घंटे तो सोता है, उसके बाद जब जगता है तो उसकी जो देखभाल करने वाले होते हैं, उसके माँ, मम्मी हैं, दादा दादी हैं, जो भी हैं, उससे प्यार करते हैं, खिलाते हैं, है ना। तो उनसे जब बातचीत करते हैं तो उसे अच्छा भी लगता है, उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है, खुश होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो नवजात शिशु होता है उनके अंदर भी प्रतिवर्ती क्रियाएं प्लस संवेदनात्मक क्षमताएं पाई जाती है। अब देखो, नवजात शिशु जो होता है रो करके अपनी आवश्यकताओं को बताने की चेष्टा करता है ना। नवजात शिशु जो होता है रोता है और रो करके अपनी आवश्यकताओं को बताता है। यदि उसे भूख लग रही है तो रोता है, यदि वो पॉटी कर देता है तो भी रोता है, सुसु करता है तो भी रोता है ना। जब उसका बिस्तर गीला हो जाता है, उसे कंफर्टेबल नहीं लगता तो वो रोता है, रो करके हमें बताता है, अपनी आवश्यकताओं को बताता है ना। और रोना विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि भूख से रो सकता है, गुस्से में रो सकता है, दर्द हो तो रो सकता है ना। और असहजता का संकेत देता है, यानी कि वो कहता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे कंफर्टेबल करो, रो करके हमें जल्दी से बता देता है। उसकी भाषा यही होती है, तो हम कह सकते हैं उसमें भाषा का विकास भी होता है ना। तथा देखभाल करने वाले व्यक्ति शिशु के रोने के कारणों का पता लगाने में सामान्यतः समर्थ होते हैं। बिल्कुल सही है। जो उसकी देखभाल करते हैं, उसकी मम्मा जो होती है वो उसका पूरा ध्यान रखती है। जैसे ही बच्चा बिस्तर गीला करता है, जल्दी से उसको सूखे में सुलाती है ना। हाँ, बहुत ध्यान रखती है। तो हम कह सकते हैं कि नवजात शिशु जो होता है इसके अंदर प्रतिवर्ती क्रियाएँ हमें प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रति वो अनुक्रिया भी करता है, और विभिन्न प्रकार की संवेदनात्मक क्षमताएं भी एक नवजात शिशु में पाई जाती है। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कि विभिन्न चरणों में विकास। विभिन्न चरणों में विकास का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम नवजात शिशु पढ़ रहे हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि मानव जीवन अवधि की प्रथम 4 जो अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था है, आरंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इसके दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? नवजात के बारे में पढ़ा, नवजात शिशु के बारे में कि उसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, संवेदनात्मक क्षमताएं होती है।
तो प्रश्न बन सकता है, इसके ऊपर बनता है प्रश्न कि नवजात शिशु जो है किस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है या उसमें संवेदनात्मक क्षमताएं किस प्रकार की पाई जाती है, उदाहरण से ही समझाइए। तो आप समझा सकते हैं, है ना। अच्छा, ये भी प्रश्न बनता है कि मानव जीवन की अवधि को कौन कौन सी 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो हम बता सकते हैं शिशुअवस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, पूर्व विद्यालय अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर बनते हैं। तो अब चलते हैं हम 4 अवस्थाओं में होने वाले विभिन्न क्षेत्रों के जो विकास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं शारीरिक और क्रियात्मक विकास। अब देखिए बच्चों, कद और वजन में वृद्धि सबसे पहले पढ़ रहे हैं। शारीरिक विकास के अंदर क्या वृद्धि होती है, शारीरिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास जो होगा इसके अंदर कद बढ़ेगा यानी लंबाई बढ़ेगी या फिर वजन में वृद्धि होगी, ये हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो, कद और वजन में सबसे अधिक जो वृद्धि होती है वो जन्म से ठीक पहले ही हो जाती है, यानी कि जब एक कोशिका वाला जीव भ्रूण में परिवर्तित होता है, यानी कि हमने पढ़ा था कि जो है नर से शुक्राणु, मादा से अंडाणु मिलते हैं, युग्नज बनता है, फिर युग्नज जो होता है इसकी कोशिकाएं विभाजित होती है, फिर उससे उत्तक बनते हैं, फिर उससे अंग बनते हैं, फिर भ्रूण का निर्माण होता है, फिर भ्रूण जो होता है वो विकसित होता है ना, और फिर उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण होता है ना, फिर तंत्र बनते हैं, फिर एक जीव का निर्माण होता है। तो जब एक कोशिका वाला जीव भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है जो कि 20 इंच लंबा होता है, कितना, इसकी लंबाई कितनी होती है 20 इंच। भ्रूण जो होता है इसकी लंबाई होती है 20 इंच और वजन में ये 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो इसका वजन कितना होता है 3 किलोग्राम का होता है। ठीक है, 2.5 से 3 किलोग्राम का। शेषवावस्था जो होती है तीव्रतम वृद्धि की अगली अवधि है, यानी हम कह सकते हैं शेषवावस्था के अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि होता है, वृद्धि और विकास होता है बच्चे का। और जब शिशु 6 महीने की आयु का होता है तो उसका वजन दुगना हो जाता है। 6 महीने का होता है तो जस्ट उसका वजन डबल हो जाएगा, उसका भार जो है डबल हो जाता है। और जब वो 1 वर्ष की आयु पर पहुंचता है तो उसका वजन जो होता है जन्म के समय के वजन की तुलना में 3 गुना हो जाता है। समझ में आया। तो अधिकांश शिशुओं का वजन जो होता है 1 वर्ष की आयु में लगभग 8 से 9 किलो के बीच में होता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उस समय बच्चे का वजन कितना होता है 8 से 9 किलोग्राम के बीच में होता है। तो हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो है नवजात शिशु जो होता है, नवजात शिशु से लेकर के, भ्रूण से लेकर के और नवजात शिशु और 1 वर्ष तक की आयु तक इसके वजन में किस प्रकार से वृद्धि होती है। समझ में आया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सारणी दी है जिसके अंदर हम आयु के अनुसार वजन देखेंगे कि किस प्रकार से आयु के अनुसार, उम्र के अनुसार जो है वो बच्चे का वजन बढ़ता है। अब देखो, यहाँ पर लड़कियों का दे रखा है, यहाँ लड़कों का दे रखा है, यहाँ पर आयु सीमा दे रखी है। जब बच्चा जन्मता है नवजात शिशु से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु में, यदि लड़की है तो उसका वजन 3.2 किलोग्राम से लेकर 11.5 किलोग्राम तक बढ़ सकता है ना, 2 वर्ष की आयु तक। और यदि लड़का है तो उसका 3.3 किलोग्राम से लेकर के 12.2 किलोग्राम तक हो जाता है 2 वर्ष तक की आयु में। ठीक है, नवजात शिशु का तो होता है 3.2, लड़की है तो, और लड़का होता है तो 3.3 भी हो सकता है ना, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है ना। ठीक इसी प्रकार से 2 से 5 वर्ष तक की आयु की बात करें तो 2 वर्ष के अंदर यहाँ हमने देखा था लड़कियों का वजन जो है कितना है 11.5 किलोग्राम, तो 11.7 से लेकर के 18.2 किलोग्राम तक होगा। 5 वर्ष की आयु तक इनका वजन इतना होना चाहिए। और लड़का है तो 12.4 से लेकर के और 18.3 किलोग्राम तक वजन होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से 5 से 6 वर्ष की आयु के अंदर हम देखेंगे 18.3 किलोग्राम से लेकर 20.2 किलोग्राम तक होना चाहिए, और लड़का है तो 18.5 से लेकर 20.5 किलोग्राम तक होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से 6 से 7 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 8 से 9 वर्ष, 9 से 10 वर्ष तक की आयु, 9 से 10 वर्ष तक की आयु के अंदर यदि लड़की है तो उसका वजन जो है 28.5 किलोग्राम से लेकर 31.9 किलोग्राम तक होना चाहिए, और यदि लड़का है तो उसका वजन 28.3 किलोग्राम से लेकर के 31.2 किलोग्राम तक होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है बच्चे का वजन जो है वो बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं शारीरिक विकास हो रहा है ना। अब देखिए बच्चों, अब ये सारणी नंबर 2 है। ये सारणी हमें क्या कह रही है कि आयु के अनुसार कद में कैसे वृद्धि होती है, यानी कि लंबाई में कैसे वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि हो सकती है लंबाई के अंदर। तो यहाँ पर लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है, लड़कों की भी लंबाई यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखी है।
यहाँ पर आयु सीमा दे रखी है। देखो यहाँ पर यदि 2 से 5 वर्ष तक का बच्चा है, यदि लड़की है तो उसकी लंबाई जो होगी वो 85.7 सेंटीमीटर के आसपास होगी, यदि 2 वर्ष का तो, और 2 से लेकर 5 वर्ष तक इसकी 109.4 सेंटीमीटर के आसपास इतनी लंबाई होगी, है ना। और लड़का है तो 87.1 और 110.0 सेंटीमीटर तक जो है इसकी लंबाई हो सकती है ना। ठीक इसी प्रकार से हम निकालेंगे 5 से 8 वर्ष तक के बच्चे की। तो 5 से 8 वर्ष तक के बच्चे की जो है आयु के अनुसार होगी। यदि लड़की है तो उसकी 109.6 सेंटीमीटर, और 8 वर्ष तक ये कितनी बढ़ेगी, 126.6 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ जाएगी। और लड़का है तो हम कह सकते हैं 5 से 8 वर्ष की आयु के अंदर 110.3 सेंटीमीटर के आसपास लंबाई होगी इसकी, और ये 8 वर्ष तक जो है 127.3 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ेगी। तो हम क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आयु जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लंबाई भी जो है वो उसमें भी वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ देखिए आप नीचे की ओर जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जब 17 से 19 वर्ष की आयु है तो यहाँ पर देखो 162.9 सेंटीमीटर से लेकर 163.2 सेंटीमीटर, बहुत ही 2 साल के अंदर देखो 17 से लेकर 19 वर्ष की आयु के अंदर सिर्फ कितनी लंबाई बढ़ी है, बहुत ही कम, है ना। यहाँ पर लंबाई में वृद्धि बहुत कम हो रही है। कहने का मतलब कि 18 वर्ष तक की आयु तक की जो है वो लंबाई में वृद्धि अच्छे से होती है। फिर उसके बाद जो है वो 14 से 16 वर्ष जो होती है आयु लंबाई में वृद्धि का सबसे अच्छा समय होता है ना। और इसके बाद जो है लंबाई बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है ना। और लड़के की भी देख लो यहाँ पर 175.3 सेंटीमीटर से लेकर 176.5 सेंटीमीटर ही बढ़ी है ना। यहाँ पर बहुत कम जो है लंबाई में वृद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक लंबाई में वृद्धि जो है का जो समय है वो कब होता है, आपका 14 से लेकर 16 वर्ष तक की आयु के बीच में जो है सबसे ज़्यादा लंबाई में वृद्धि होती है ना। तो हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से आयु बढ़ती जाती है बच्चे की, उसका वजन भी बढ़ता जाता है और उसकी लंबाई में भी वृद्धि होती जाती है। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्रियात्मक विकास, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था। क्रियात्मक विकास 2 प्रकार का होता है, एक स्थूल क्रियात्मक विकास और दूसरा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास के अंदर हमने देखा था, पहले तो क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं। क्रियात्मक विकास का मतलब क्या है कि हमारी मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना, उसे क्या कहते हैं, हम क्रियात्मक विकास कहते हैं, है ना। तो अब स्थूल क्रियात्मक विकास जो होता है इसके अंदर हाथ पैरों का प्रयोग करना, है ना। हाथ पैरों के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करना, जैसे झुकना है, हाथों को ऊपर करना है, नीचे करना है, बैठना है, उठना है, खड़ा होना है, ये सब क्या है, हमारे शरीर की बड़ी जो मांसपेशियां हैं, है ना, उनके द्वारा होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, उसे क्रियात्मक विकास कहते हैं। और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास जो है, जैसे कि एक हाथ में गिलास को पकड़ना है, लिखना है, बटन बंद करना है, सिलाई करना है, बुनाई करना है, ये सब क्या करता है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के अंदर आता है ना। तो आइए सबसे पहले स्थूल क्रियात्मक विकास के कौशलों के विकास में उपलब्धियों का हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक उपलब्धि जो होती है, यानी कि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा या फिर स्थूल क्रियात्मक विकास होगा, इस प्रत्येक उपलब्धि के लिए कोई खास महीना न होकर के आयु सीमा होती है। हम कह सकते हैं कि विशेष आयु के अंदर जो है विशेष प्रकार के विकास के द्वारा ही जो है ये क्रियात्मक विकास और स्थूल विकास जो होता है बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। इसका अर्थ ये है कि बच्चों के विकास की दर में जो है अंतर होता है ना। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी विशेष उपलब्धि प्राप्त करने के लिए किसी खास महीने का निर्धारण नहीं कर सकता है। यदि कोई बच्चा प्रत्याशित आयु सीमा में एक से अधिक उपलब्धि अर्जित करने में असमर्थ होता है तो ये चिंता का विषय है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी बच्चा एक अपनी निश्चित आयु के अंदर एक से अधिक उपलब्धियों को अर्जित करने में असमर्थ है, यानी कि ये चिंता का विषय होगा। अब देखिए बच्चों, हम एक सारणी की ओर जा रहे हैं जिसके अंदर बाल्यावस्था के प्रथम 10 वर्षों के अंदर अर्जित की जाने वाली क्रियात्मक उपलब्धियां जो है उनकी सूची बनाई गई है, जिसके अंदर स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास दोनों को ही जो है वो दर्शाया गया है। तो चलते हैं हम सारणी की ओर। अब देखिए बच्चों, क्रियात्मक विकास की विभिन्न उपलब्धियां, यहाँ पर देखो इस सारणी के अंदर ये क्रम संख्या दे रखी है, इसमें आयु दे रखी है, विभिन्न आयु वर्ग के अंदर कौन कौन सी उपलब्धियों का स्वरूप होता है, किस प्रकार की जो है वो गतिविधियों क्रियात्मक विकास किस प्रकार से हो रहा है उनका, है ना। जैसे जन्म से लेकर 3 महीने तक वो सिर्फ सिर को उठा सकता है ना, और सिर को उठा के रख सकता है ना।
तो ये क्या है, सिर को उठाना, कौन सा विकास आ गया, स्थूल क्रियात्मक विकास आ गया। और नवजात की बात करें तो नवजात शिशु जो होता है वो अपने सिर को थोड़ा सा इधर उधर हिला सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है ना। और तो हम कह सकते हैं ये भी स्थूल क्रियात्मक विकास है। और 1 महीने का बच्चा जो होता है वो अपने सिर को उठा सकता है, स्थूल क्रियात्मक विकास। 2 महीने का बच्चा जो होता है वो पेट के बल पर लेटे हुए अपनी छाती को ऊपर उठा सकता है अधोमुखी स्थिति के अंदर, तो ये भी जो है स्थूल क्रियात्मक विकास है। 3 महीने तक वो अपना सिर उठा करके टिकाना शुरू करता है। फिर ये विकास जो होता है, इस विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये भी एक। और यदि शिशु ऐसा 6 महीने की आयु में भी करने में असमर्थ है तो इसका मतलब ये है कि उसका विकास जो है वो बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, हमें ध्यान देना चाहिए उसकी ओर। 3 महीने तक का जब शिशु हो जाता है तो उसको अपना सिर जो है उठा करके टिकाना आना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें स्थूल क्रियात्मक विकास जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो ये एक चिंता का विषय है। और इसके साथ ही 4 से 6 महीने तक यदि हम देखें तो वो पीठ से पेट के बल पर, पेट से पीठ के बल पर उल्टा और सीधा हो सकता है, करवट बदलने लग जाता है, स्थूल क्रियात्मक विकास हो रहा है। फिर 6 से 8 महीने तक वो किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से या सहारा लेकर के या किसी पट्टी का सहयोग लेकर बैठने लग जाता है ना, स्थूल क्रियात्मक विकास, है ना। फिर बाद में वो बिना सहायता के भी बैठ जाता है 6 से 8 महीने के अंदर। तो इस प्रकार से जो है एक शेषवावस्था के अंदर किस प्रकार से स्थूल क्रियात्मक विकास होता है या सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है उसके बारे में ये हम अध्ययन कर रही है। अब देखिए 6 से 8 महीने की यदि हम बात करें तो इसके अंदर वो किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से या सहारा दे करके किसी पट्टी के सहयोग से बैठ सकता है, अपने आप भी बैठ सकता है बिना सहायता के। 8 से 9 महीने के अंदर वो जो है घुटनों के बल पर चलना शुरू करता है ना, घुड़ाले चलता है। और घुटनों के बल अगर कोई बच्चे नहीं चलते हैं और फिर बैठना सीखने के बाद जो है सीधे खड़े होना सीख लेते हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घुटनों के बल नहीं चलते हैं, डायरेक्ट ही सीधा जो है वो चलना सीख जाते हैं ना, सीधे ही जो है खड़े होना लग जाते हैं और सीधे ही चलने लग जाते हैं। तो ऐसा भी कभी कभी होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। अब 10 से 11 महीने के अंदर बैठने की स्थिति से उठ करके खड़ा होता है बच्चा, फिर थोड़े से समय के लिए जो है अपने आप स्वतंत्र रूप से खड़ा भी हो सकता है। पहले किसी का सहारा लेकर खड़ा होता है, मम्मी की उंगली पकड़कर खड़ा होता है ना, और टेबल को पकड़कर खड़ा होता है, फिर स्वयं अपने आप खड़ा हो जाता है बिना किसी सहारे के। फिर 12 से 18 महीने तक वो चलना शुरू करता है, धीरे धीरे पगले बढ़ता है ना, असंतुलित होकर के चलता है और गिर जाता है, 1-2 डगर चलता है फिर गिर जाता है, 1-2 पगले चलता है फिर गिर जाता है। तो ये भी क्या है, स्थूल क्रियात्मक विकास हो रहा है बच्चे के अंदर। फिर धीरे धीरे वो भागने लगता है, चलना सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा भागना शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर संतुलन बनाना सीखता है। तो ये क्या है, क्रियात्मक विकास है बच्चे के अंदर, है ना। तो 12 से 18 महीने तक इस प्रकार से बच्चे के अंदर जो है वो क्रियात्मक विकास होता। अब देखिए इसके बाद 18 से 24 महीने की बात करें तो इसके अंदर किसी का हाथ पकड़कर दोनों पैर प्रत्येक सीढ़ी पर रखते हुए सीढ़ियाँ चढ़ना सीख जाते हैं, है ना। और 2 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो वो उल्टा चलना सीख जाता है, फिसल कर नीचे खिसकना सीख जाता है, सीढ़ी पर चढ़ना सीख जाता है ना। किसी कम ऊंचाई वाले चबूतरे पर दोनों पैर रख के सहारे पर छलांग लगा देता है नीचे, है ना। छोटी टेबल के ऊपर से नीचे से छलांग लगा सकता है, छोटी छोटी छलांग लगाने लग जाता है ना। तो जब 3 वर्ष का बच्चा होता है तो ये एक पैर पर संतुलन करना सीख जाता है, बड़ी गेंद को ठोकर मारना सीख जाता है ना। तो ये इस प्रकार से बच्चों के अंदर जो है वो क्या होता है, क्रियात्मक विकास देखने को मिलता है। फिर 3 से 4 वर्ष की आयु के अंदर वह वयस्कों की भांति एक पैर रख करके और किसी के सहारे को पकड़ करके और सीढ़ी के ऊपर चढ़ना सीख जाता है। 5 वर्ष की आयु जब होती है तो उछल कूद करता है ना, साइकिल का पैडल मारना लग जाता है, थोड़ी थोड़ी साइकिल चलाने सीख जाता है। 6 वर्ष का जब होता है तो भली भांति रूप से समन्वित ढंग से कूदना, छलांग लगाना, मारना, चढ़ना, साइकिल चलाना सब सीख जाता है ना। और 7 वर्ष का जब होता है तो उसमें संतुलन बनाना आ जाता है, 2 पहिया साइकिल को पैडल मार करके आराम से चला सकता है, वो स्कूल जा सकता है साइकिल से, है ना। और 8 से 10 वर्ष का जब होता है तो पूर्ण रूप से संतुलन करना उसे आ जाता है, पूर्ण रूप से उसके अंदर क्रियात्मक विकास हो जाता है ना। और उसमें संतुलन की, समन्वय की शक्ति आ जाती है, और जो कि विभिन्न प्रकार के खेलों और जिम्नास्टिक में जो है बच्चों को प्रतिभागी के लिए सक्षम बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से बच्चों के अंदर शेषवावस्था के दौरान, शेषवावस्था से लेकर के नवजात शिशु से लेकर के 8 से 10 वर्ष तक का जब बच्चा होता है तो उसमें किस प्रकार से क्रियात्मक विकास होता है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो बच्चों आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।